आज डिस्कस करेंगे फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के बारे में। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या है और ये कैसे वर्क करता है। जो फिक्स लॉ है वो एडोल्फ फिक ने दिया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा फिक्स लॉ। जो कि एक साइंटिस्ट थे, तो उसके नाम पे उनका ये नाम पड़ा है फिक्स लॉ। और डिफ्यूज़न का क्या मतलब होता है? डिफ्यूज़न का मतलब होता है किसी चीज़ का स्प्रेड होना। मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे बीच में मैं एक बैरियर लगा देता हूँ इनको रोकने के लिए। तो ये इसी स्पेस में रहेंगे और ये स्पेस खाली रहेगा। जैसे ही मैं ये बैरियर निकालता हूँ तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इस रीजन से इस खाली रीजन की तरफ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई रीजन कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाएं, फ्रीली मूव करें, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न, कि डिफ्यूज़न प्रोसेस हो रही है। तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या है? ये डिफ्यूज़न तो हम जानते हैं कि क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का एक प्लेस से दूसरी जगह स्प्रेड होना। ये डिफ्यूज़न है, ये नेचुरली प्रोसेस है। लेकिन फिक्स लॉ क्या कहता है कि जो ये प्रोसेस है हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए ये इसकी एक साइड है और ये इसकी दूसरी तरफ की दीवार है। यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ पहुँचने के लिए अगर वो फ्रीली मूव कर रहा है तो कितना टाइम लेता है? मान लीजिए वो 10 मिनट लेता है। तो इस टाइम को कम करने के लिए, ये यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 10 मिनट लेता है, तो इस टाइम को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें डिफ्यूज़न प्रोसेस को तेज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें फिक्स लॉ हमारी मदद करता है कि हम मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को तेज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में, दूसरी तरफ ट्रैवल करने में कितना कम से कम टाइम लग सकता है, तो उसके लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, वो कहता है फिक्स लॉ। को इन 4 फिगर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे कि जो ये 4 फिगर्स हैं वो किस किस तरह से इसके अंदर हेल्प करेंगी। तो इन 4 फिगर के थ्रू हम फिक्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें करना क्या है, एक तरफ से दूसरी तरफ मॉलिक्यूल्स को भेजना है, जल्दी से जल्दी भेजना है, डिफ्यूजन प्रोसेस को तेज करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, इस वाल के अंदर ये साइड वाल है और हमें उसको यहाँ पे पहुँचाना है। ये हमारी फाइनल वाल है जहाँ पे हमें अपने मॉलिक्यूल्स को पहुँचाना है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैवल करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, तो यहाँ पे पहुँचेंगे। मान लीजिए 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पहुँचते हैं, 4 मॉलिक्यूल पहुँचते हैं। ये तो है डिफ्यूज़न कि मॉलिक्यूल हायर रीजन से, जो कंसंट्रेशन का रीजन है, मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो वो यहाँ खाली की तरफ मूव करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से मूव करेंगे। कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। तो हम फाइनली नहीं बता सकते कि कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे आएंगे, कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम इस क्यूब की थिकनेस को कम कर दें। ये जो वाल है, फाइनल वाल, हम इस वाल को इस वाल के पास कर दें तो क्या होगा, हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए इस वाल को हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ से उसको हमने आगे कर दिया, इसकी थिकनेस को कम कर दिया। ये वाली फिगर देखिए, इसके अंदर थिकनेस कम है, ये थिकनेस है। पहले इसकी थिकनेस इतनी थी, ज़्यादा थी, तो मॉलिक्यूल को लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थिकनेस कम कर दी। तो थिकनेस कम कर दी तो इससे क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुँच सकते हैं इस वाल पे। मीन्स ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स इस फाइनल वाल पे पहुँच सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम थिकनेस को कम कर दें, जहाँ पे हमें डिफ्यूज़न प्रोसेस को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। दूसरा कि हमने थिकनेस तो कम कर दी, हम इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा दें। मान लीजिए एरिया, जो सरफेस एरिया है वो इतना था, हम इसको लंबा कर दें, ऐसे इसका सरफेस एरिया बढ़ा दें। थिकनेस सेम रखें, थिकनेस रहेगी सेम, और इसका सरफेस एरिया बढ़ा दें। ये फिगर देखिए, इसके अंदर जो सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो ये कम है, और ये हमने सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। थिकनेस सेम है, जितनी इसकी थिकनेस थी उतनी ही थिकनेस है। अब क्या होगा,
जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पे आ सकते हैं। अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक हेनरी लॉ काम करता है। हेनरी लॉ मीन्स कि लॉ कहता है कि जितने ज़्यादा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक वाटर का कंटेनर है। अब एक दूसरे कंटेनर के अंदर ज़्यादा वाटर है, तो मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा हैं, इस बड़े कंटेनर में। जब हम इसको हीट देते हैं, हीट इसको हम देते हैं तो क्या होगा, वेपर क्रिएट होंगे। और इसको भी हम हीट देते हैं तो यहाँ भी वेपर क्रिएट होंगे। तो क्या होगा, प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, जिसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, क्योंकि हीट देने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले रीजन से निकलेंगे, तो ज़्यादा प्रेशर ये क्रिएट करेगा जिसके अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं। इसी तरह से ये बड़ा कंटेनर था, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था इसकी बजाय। तो इसी तरह से ये काम करता है कि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें और वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की संख्या को बढ़ा दें तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स की संख्या के कारण, तो वो एकदम से रिलीज करने के लिए प्रेशर को फाइनल वाल की तरफ जाएंगे, इस वाल की तरफ जाएंगे, तो डिफ्यूजन प्रोसेस तेज हो जाएगी। तो इसको ध्यान से समझिएगा। एक तो क्या है, हम थिकनेस कम कर दें, थिकनेस कम कर दी तब हम बढ़ा सकते हैं, या हम इसका सरफेस एरिया बढ़ा दें। सरफेस एरिया मतलब इसके अंदर और मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दें। ये डिपेंड करता है गैस की सोल्यूबिलिटी के ऊपर, कि ये जो गैस है कितने सोल्यूबल है, कि जो बाहर वाले पार्टिकल्स को अंदर सोल्यूबल कर सकती है, जिससे उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर के कारण वो आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं, थिकनेस कम कर सकते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं इसमें गैस को डिसॉल्व करके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका जो एरिया है, एरिया, थिकनेस और जो प्रेशर है, ये बढ़ा के हम ये कर सकते हैं। अगला क्या कर सकते हैं काम हम, कि जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको भी कम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है किसी चीज़ का 16, तो मीन्स उसका मास जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे 8 मॉलिक्यूलर वेट वाले पार्टिकल्स को यूज़ करें, गैस पार्टिकल्स को यूज़ करें, तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या होगा, ये ज़्यादा फास्टली भी मूव करेंगे। जो लेसर मास वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं जो हाइयर मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं कि लेसर मॉलिक्यूल जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है उनको हम यूज़ करें, तो भी क्या होगा, वो फास्टली मूव करेंगे और फाइनल वाल तक जल्दी पहुंचेंगे। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस को हम इन 3-4 तरीक़ों से कंट्रोल करके बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न ये कहता है। तो इसका हम एक फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हैं। मान लीजिए जो रेट ऑफ पार्टिकल मूविंग है, मीन्स पार्टिकल मूव करेंगे इस वाल से दूसरी वाल तक, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, मीन्स प्रेशर को यहाँ पे बढ़ा दें, यहाँ पे कम कर दें, तो वो जल्दी से जल्दी मूव करेंगे, ठीक है। या फिर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, ये सरफेस एरिया बढ़ा दें जिससे कि मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और उनके बीच में सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस हम कर सकें, और हायर प्रेशर के कारण एरिया ज़्यादा है तो मूव कर सकें। और डिफ्यूज़न कोफिशिएंट हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यह है डिफ्यूज़न कोफिशिएंट। ये क्या है कि जैसे कि किसी गैस की सोल्यूबिलिटी है कितनी है, तो उस पर ये डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी है उसके अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होंगे गैस के पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स, तो उससे उसका प्रेशर बढ़ेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे। तो इन 3 चीज़ों पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। लेकिन थिकनेस क्या होनी चाहिए, कम। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, थिकनेस हमारी कम होनी चाहिए, तब हमारा डिफ्यूज़न रेट बढ़ सकता है। और मोलिकुलर वेट जो है वो भी कम होना चाहिए ताकि ये फास्टली मूव कर सकें। तो ये एक फॉर्मूला जनरेट इससे हो सकता है जिससे हम इसको समझ सकते हैं। तो ये था फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।